अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में तकरीबन 12th रिव्यू क्वेश्चंस तक की गुफ्तगू कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आगाज़ करेंगे 13th क्वेश्चन से। 13th, 14th, 15th ये 3 रिव्यू क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में आपके सामने रखे जाएंगे और फिर आज ही के इस लेक्चर में 2 मज़ीद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कस करके आपके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताख़ीर के चलिए मेरे साथ वाइट बोर्ड की तरफ। रिव्यू क्वेश्चन 18.13 माय डियर स्टूडेंट्स। Question says nuclear fusion reaction is more reliable and sustainable source of energy than nuclear fission chain reaction. Justify the statement with plausible arguments. Students, यहाँ पर आपसे कहा यह जा रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ज़्यादा रिलायबल भी है और सस्टेनेबल भी है। कैसे, क्यों, ये बात अब आपने जस्टिफाई करनी है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। न्यूक्लियर फ्यूजन के ऑटोमेटिकली तमाम रिलायबिलिटी के और सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिखता हूँ या डिसएडवांटेजेस दोनों लिखे जा सकते हैं। सो प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं आप इसे, लिमिटेशंस भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, आप इन तीनों में से कोई एक भी टर्म यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। हम फिशन की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर स्टडी करने लगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। सो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, यानी कि वंस इट इज स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे रोकना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक दफ़ा ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो रिएक्टर भी मेल्ट हो सकता है अगर ये प्रॉपर कंस्ट्रेन एनवायरनमेंट में ना हो, यानी इसे कंट्रोल करना मुश्किल है डियर स्टूडेंट्स। और इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोल्ड स्टेट में चला जाए, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसी डिस्ट्रक्शन रशिया में चेरनोबिल के पावर प्लांट पर हुई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड प्रॉब्लम इज इट्स बाय प्रोडक्ट्स। जो बाय प्रोडक्ट्स हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के, माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी रेडियो एक्टिव हैं। अब वो भी रेडियो एक्टिव हैं तो लिहाजा उनको डंप नहीं किया जा सकता, उन्हें डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है। आप उन्हें अगर किसी ऐसी जगह पर फेंक दें जो रेजिडेंशियल एरिया के करीब हो, माय डियर स्टूडेंट्स, तो इससे बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। यानी कि रेजिडेंशियल एरिया के नियर बाय विसिनिटी में पड़ा हुआ न्यूक्लियर वेस्ट रेजिडेंशियल एरिया को कंटामिनेट कर सकता है और वहाँ पर मौजूद लाइफ बुरी तरह इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर इसे ज़मीन के नीचे डंप किया जाए तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़मीन के नीचे पानी के रिज़र्व्स को कंटामिनेट कर सकता है और पानी के रिज़र्व ऑब्वियसली मुख्तलिफ वाटर बॉडी के साथ मिल रहे होंगे, तो वो कंटामिनेटेड वाटर डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को भी कंटामिनेट कर देगा, जिससे पूरी की पूरी मैरिन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। So byproducts of this nuclear fission reaction is a big problem. So byproducts एक इशू है डियर स्टूडेंट्स और दूसरा इशू है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं रिलायबिलिटी ऑफ फ्यूजन रिएक्शन की तरफ। सो वाई फ्यूजन
is reliable and sustainable energy source. ये बेहतर एनर्जी सोर्स क्यों बन सकता है फिशन की निस्बतन एज कम्पेयर टू फिशन, वाई इट इज़ मोर रिलायबल एंड मोर सस्टेनेबल? तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा जवाब है, ऊपर वाले पॉइंट्स को ऑपोजिट करके लिख लें। पहली बात तो ये कि ये अनकंट्रोल्ड नहीं है, इसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जा सकता है। सो इफ इट इज़ नॉट अनकंट्रोल्ड, it can be sustained. If it can be sustained, my dear students, so it will never melt down the reactors. My dear students, दूसरा पॉइंट है इसके बाय प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव नहीं है, हैजर्डियस नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं सेफ बाय प्रोडक्ट्स। इसके बाय प्रोडक्ट्स सेफ हैं। इसके बाय प्रोडक्ट्स सेफ हैं का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाय प्रोडक्ट्स में हीलियम प्रोड्यूस होगी जो कि ना तो रेडियो एक्टिव है, ना किसी सूरत एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एक लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है 2,1 और हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटॉप है ट्रीटियम। ट्रीटियम से मिल रहा है 3,1 से मिल रहा है और हीलियम बन रहा है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हीलियम 4,2 बनेगा प्लस साथ एक न्यूट्रॉन एमिट होगा और ये साथ ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज समथिंग व्हाट डू वी वांट, ये है वो एनर्जी जो हम चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके बाय प्रोडक्ट्स में देखा हीलियम और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दे आर नॉट हैजर्डियस, ये रेडियो एक्टिव भी नहीं है और इनसे हमें कोई ख़तरा भी नहीं है। So that is why it is more reliable and sustainable source of energy. उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको क्लियर हुआ है। चलिए आज के अगले सवाल की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन 18.14। अ नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड N16(7), यानी N इसका सिंबल है, 16 एटॉमिक मास है, यानी नाइट्रोजन का ये एक आइसोटॉप है और इसका एटॉमिक नंबर 7 ज़ाहिर है नाइट्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 7 होगा। डिकेज टू फॉर्म एन ऑक्सीजन न्यूक्लियाइड बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा डिके के रिजल्ट में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि जो बीटा डिके है उसका जनरल रिएक्शन क्या है, तो चलिए लिखते हैं बीटा डिके। माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा डिके में आप जानते हैं कि आपके पास एक X मदर न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है, इसे पेरेंट न्यूक्लियस भी आपने कहा है ड्यूरिंग क्लास। ये स्टूडेंट्स, ये डिके करता है किसी डॉटर न्यूक्लियस में जिसका एटॉमिक मास A रहता है, एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज आ जाता है, प्लस इलेक्ट्रॉन एमिट होता है डियर स्टूडेंट्स और बहुत सारी एनर्जी एमिट हुआ करती है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन। अब ये हमारे वाला रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास नाइट्रोजन है मगर नाइट्रोजन का खास आइसोटॉप है 16 एटॉमिक मास और 7 एटॉमिक नंबर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये जब बीटा डिके करेगा तो ज़ाहिर है एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज आएगा और एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन ही का होता है, तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर बनेगा, साथ एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट्स 16 ही रहेगा, साथ एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा डिके होगा और एनर्जी भी एमिट होगी। दिस इज हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड एंड नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये लास्ट रिव्यू क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेसेस आर पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो यहाँ पर पहला रिएक्शन या ए रिएक्शन लिखा हुआ है वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ए रिएक्शन में हमारे पास पोलोनियम है, पोलोनियम 214। चलिए लिखता हूँ यहाँ पर आपके पास पोलोनियम 214, एटॉमिक नंबर 84 है। दिस डिकेज इनटू अगेन पोलोनियम
21484 प्लस हीलियम भी निकल आई। तो डियर स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल? ज़रा खुद सोचिए। दिस इज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज टोटली अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स कि पोलोनियम में से हीलियम भी निकल आई है और पोलोनियम हैजार्डस भी है। ये कैसे मुमकिन है? आप जानते हैं जब अल्फा डिके होता है, अल्फा डिके से एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीज, एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज आता है माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर आइए बी रिएक्शन पर। बी रिएक्शन में हमारे पास थोरियम है TH, जिसका एटॉमिक मास 230, एटॉमिक नंबर 90 है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू द रेडियम, जिसका एटॉमिक मास 226 और एटॉमिक नंबर 88 है। और डियर स्टूडेंट्स, साथ ही हीलियम भी निकल रही है 42। स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिए, 230 माइनस 4 इज 226। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो 4 यहाँ पर हीलियम के एटॉमिक मास के सूरत में एमिट हो चुका है। दैट मीन्स द टोटल एटॉमिक मास इज कंजर्व्ड। वो एटॉमिक नंबर को भी जरा चेक कर लें। थोरियम का डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 90 है। स्टूडेंट्स, रेडियम का भी एटॉमिक नंबर 80 है, प्लस 2 हीलियम का ऐड होके 90 ही आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों साइड्स पर, लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स पर सेम है, इक्वल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज द पॉसिबल रिएक्शन। अब सी वाले रिएक्शन पर आइए, जहाँ पर फिर हमारे पास प्रोटेक्टेनियम है जो 23391 डिसइंटीग्रेट हो रहा है यूरेनियम में, यूरेनियम 23392 में, प्लस एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस केस में बीटा की एमिशन जब होती है तो एटॉमिक मास दोनों तरफ डियर स्टूडेंट्स सेम रहता है। प्रोटेक्टेनियम का भी 233 है, यूरेनियम का भी 233 है, दैट इज सेम, मगर एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीज आता है। प्रोटेक्टेनियम का 91 है, यूरेनियम का 92 है, तो दैट इज करेक्ट। बीटा की एमिशन से एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीज आ चुका है, यानी सी इज करेक्ट, इट इज पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स। अब है द लास्ट वन, द डी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, कार्बन 12 जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन 14 और 7 साथ एक बीटा रेडिएशन एमिट हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर में तो एक का इजाफा हो रहा है। सो हियर यू कैन सी एटॉमिक नंबर में तो एक का इंक्रीज आ गया 67, मगर एटॉमिक मास में 2 का इंक्रीज आ गया। इज इट जस्टिफाइबल? नॉट एट ऑल। सो बीटा रेडिएशन के निकलने से कभी भी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है डियर स्टूडेंट्स। हमारे इस चैप्टर के तमाम रिव्यू क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन 18.1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एक्सप्लेन? क्या एक एलिमेंट के लिए मुमकिन है कि उसके मुख्तलिफ इकसाम के एटम्स हों? माय डियर स्टूडेंट्स, द शॉर्ट आंसर इज एब्सोल्युटली यस, मुमकिन है। आप जानते हैं कैसे मुमकिन है? स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को एलैबोरेट करूंगा। हाइड्रोजन के लिए ये बात बिल्कुल मुमकिन है, एक प्रोटॉन और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो तो ये एक हाइड्रोजन का एटम कंसिडर किया जाता है। लाइक दिस, आप देख सकते हैं एक प्रोटॉन और उसके गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सो दिस इज द सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात बात बदल भी जाती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो
एटम है ये पहले वाले से डिफरेंट है, लेकिन है ये भी हाइड्रोजन का ही। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक और केस भी है जिसमें मेरे पास एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन्स हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन इस सारे न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एटम भी हाइड्रोजन ही का है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैं एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो यस, दिस इज पॉसिबल for an element to have different types of atom because they have same atomic number but different atomic masses. तो यस, ये मुमकिन है। मैंने आपके साथ एग्जाम्पल्स के साथ ये बात एक्सप्लेन कर दी है। स्टूडेंट्स, चलिए अगले सवाल की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन। What nuclear reaction, my dear students, would release more energy, the fission reaction or the fusion reaction? Dear students, इनमें से कौन सा रिएक्शन ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक तरफ फिशन की बात करते हैं और एक तरफ फ्यूजन की। So this is for fission reaction and this is for fusion reaction. My dear students, आपको ये बात तो यकीनन बखूबी याद होगी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में हमारे पास यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होती है दो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, दो छोटे छोटे पीसेस में। माय डियर स्टूडेंट्स, तो कितनी एनर्जी निकलती थी याद है आपको, हमने पढ़ा था यूरेनियम के डिसइंटीग्रेट होने से तकरीबन टोटल 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ करती थी। ये स्टूडेंट्स याद होगा आपको, हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यूरेनियम का अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो यूरेनियम का एटॉमिक मास 235 और एटॉमिक नंबर 92 है, जिसकी डिसइंटीग्रेशन से, जिसके स्प्लिट होने से ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी निकल रही है। जबकि हीलियम के बनने से, यानी दो छोटे छोटे एटम्स, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से एक बड़ा न्यूक्लियस जो हीलियम बनता है उससे महज 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका यकीनन गैस यही जा रहा होगा कि न्यूक्लियर फिशन ज़्यादा एनर्जी देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा, दिस एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम फॉर्म्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 1 ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज होती है। प्लस ज़ाहिर है साथ एक न्यूट्रॉन भी निकलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए सिर्फ ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं रिएक्टेंट्स के? 2 + 3 5, यानी दिस 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली 5 न्यूक्लियॉन्स। सो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालिए, न्यूक्लियॉन निकालिए डियर स्टूडेंट्स। तो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी विच इज एमिटेड विच इज 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे डिवाइड कर दीजिए 5 न्यूक्लियॉन्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ मच एनर्जी इज बीइंग लिबरेटेड? तो टोटल कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है डियर स्टूडेंट्स? द टोटल एनर्जी विच इज लिबरेटेड हेयर इज 25.7 को डिवाइड करेंगे हम 5 पर, वी विल गेट 5.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट एक फ्यूजन प्रोसेस में 5.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन एमिट हो रही है। और डियर स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर भी निकाल कर देखते हैं। सो एनर्जी
पर न्यूक्लियॉन यहाँ पर कितनी होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से देखिएगा। टोटल एनर्जी है तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 235 जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। सो इसे 235 पे डिवाइड किया जाए तो डियर स्टूडेंट्स अगर 200 को आप 235 पे डिवाइड करें तो ये निकलता है 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी फिशन से प्रोड्यूस हो रही है वो 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, which is way less than the energy radiated in the fusion process. फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी रेडिएट हो रही है डियर स्टूडेंट्स वो 5.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ की जाने वाली इस लेक्चर की गुफ्तगू आपने नोट की है और यकीनन आपने अंडरस्टैंड भी की है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। मैं मुलाकात करूँगा आपसे अगले लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।